नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं आपका होस्ट अंकित, मेरे साथ रोहन मौजूद हैं। और कल आपने हमारे एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन देखी फीफा वर्ल्ड कप पर और हमने टीम्स को एनालाइज किया। आज की जो डिस्कशन है उसका परसेप्शन थोड़ा अलग होगा, अलग तरीके से उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी कुछ हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप में, तो एक एक करके बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट और किस डायरेक्शन में आज बात होने वाली है। अर्जेंटीना पर हमारी खास बातचीत होगी, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम ये भी लग सकता है अगर मैच हार गई किसी वजह से तो नॉकआउट हो सकती है। इस फीफा वर्ल्ड कप में हो क्या सकती, हो ही जाएगी बेसिकली। और काफ़ी ओवर रिलायबिलिटी, जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि मेसी पर एक टाइम पर हुआ करती थी, लेकिन अब बाकी प्लेयर्स भी उनको अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे कि अर्जेंटीना का रिकॉर्ड जो है मैक्सिको के अगेंस्ट, अगर आप देखते हो तो पास में भी मैक्सिको के अगेंस्ट अर्जेंटीना का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से रोका अर्जेंटीना को, वो दिखाता था कि अर्जेंटीना का जो गेम प्ले था, जो टैक्टिक थी, या जिस थॉट प्रोसेस के साथ आए थे वो खेलने, वो वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अलग फैक्टर भी रहा, लेकिन सऊदी अरबिया के जो गोलकीपर हो गए ओवेस की, अगर हम बात कर लें, पूरी टीम की बात करें, प्लानिंग के साथ आई थी और वो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन उन्होंने कर लिया सही तरीके से। बहुत कुछ है बात करने के लिए। नंबर ऑफ मैचेस, जैसे इंग्लैंड यूएसए के मैचेस है, उस पर बात करेंगे। नीदरलैंड्स पर बात कर लेते थोड़ा, इक्वाडोर के साथ। सेनेगल के ऊपर भी थोड़ी सी हमारी नज़र होगी। कतर की बात कर लेता हूँ। कतर जो है वो नॉकआउट हो चुका है और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स भी कुछ बने हैं, जैसे कि पहले कभी होस्ट नेशन जो रहा है वो पहला मैच नहीं हारा फीफा वर्ल्ड कप में, और कतर ने पहला मैच हार गया। तो उसके बाद आपको बता देता हूँ कि कतर और सेनेगल का जो मैच हुआ था उसमें सेनेगल जीत चुकी है और कतर जो है वो इस टूर्नामेंट से नॉकआउट हो चुका है। सो अर्जेंटीना मैक्सिको अगेन है जिस पर हमें बात करनी है, और थोड़ा सा धीरे धीरे इन चीज़ों को लेकर आएंगे। ईरान पर भी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव डालेंगे, ईरान पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। बट रोहन को इन्वॉल्व करते हैं। रोहन, लेट्स टॉक स्ट्रेट अवे टू द अर्जेंटीना की टीम को क्या करने की ज़रूरत है, क्या वीकनेसेस आपको लगी, और ये जो मैच है वो अर्जेंटीना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? पिछला वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना का कुछ खास नहीं रहा था। वो राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे। वहां से इवेंचुअल चैंपियंस थे फ्रांस, उनसे वो 4-1 या फिर 4-2 का स्कोर लाइन था, वहां से वो हार गए थे। और ये वाला जो वर्ल्ड कप है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेसी का लास्ट चांस है। मेसी के साथ भी कुछ प्लेयर्स हैं अर्जेंटीना में जिनका ये लास्ट होने वाला है। मोस्ट नोटेबली आई थिंक उनके जो गोलकीपर है एमिलियानो मार्टिनेज, और उनके जो सेंटर बैक है निकोलस ओटामेंडी एंड मे बी एंजेल डी मारिया। तो इनके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है ये सारा वर्ल्ड कप जो है। हमने पहला मैच देखा किस तरीके से निकला, और आजकल जिस तरीके से स्पोर्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं ये सारा अपसेट्स का हो रहा है। और सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना भी कोई अलग एक्सेप्शन नहीं था। हमने सेम चीज़ें देखने को मिली। जो उस मैच में अर्जेंटीना की प्रॉब्लम थी वो थी उनके जो मूव्स थे, उनके जो लिंक अप प्लेस थे, और तरह तरह की जो उनकी टैक्टिक्स थी, वो सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी तरीके से फिगर आउट कर रही थी, और उन्होंने मतलब एक ब्रेक डाल दिया था अर्जेंटीना की ट्रेन में। तो मेक्सिको अगर चाहती है अर्जेंटीना को हराना, तो उनको मेरे हिसाब से एक सेम तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और अर्जेंटीना को आई थिंक अपने डिफेंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट गेम में जैसा हमने देखा थोड़े बहुत गोल्स लीक हो गए थे और विद इन द बॉक्स हुए थे वो। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई फ्री किक हो या फिर कोई सेट पीस के थ्रू हो, वो ओपन प्ले से वो गोल्स लगे थे। और मेरे हिसाब से अर्जेंटीना को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिफेंस थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अटैकिंग फ्रंट में उनके पास बहुत फायर पावर है, उनके पास अच्छे नामी दामी प्लेयर्स हैं। और अगर हम अर्जेंटीना और मेक्सिको का अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो लास्ट टाइम अगर मेक्सिको ने कोई मैच जीता था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, वो था जुलाई 10 2004 में कोपा अमेरिका में, और वो भी 1-0 का 1-0 का आपका स्कोर लाइन था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हिस्ट्री, लक सब अर्जेंटीना के फेवर में है, क्योंकि पिछले 35 मैचेस में शायद 35 ही होंगे, उसमें से अर्जेंटीना ने 16 मैचेस जीते हैं और मेक्सिको सिर्फ 5 मैचेस जीते हैं, और 14 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैच ड्रॉ में रहा है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना के पास बहुत अच्छा मौका है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर अर्जेंटीना ये मैच हारती है तो उनका वर्ल्ड कप का सफ़र यहीं के पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास ग्रुप में पोलैंड जैसी टीम है, मेक्सिको के साथ वो खेल रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ वो हार गए थे। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल का ऐसा है कि सऊदी अरेबिया टॉप में है, सेकंड है पोलैंड, थर्ड है मेक्सिको, और फोर्थ है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के लिए मस्ट विन गेम है, उनको अपना डिफेंस थोड़ा देखना पड़ेगा। टैक्टिक वाइज आई थिंक स्कलोनी ने फर्स्ट मैच में भी अच्छा करा था, बट उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। तो इस मैच में मैं ये होप कर रहा हूँ कि
अब आप मेक्सिको के अगेंस्ट खेल रहे हैं, मेक्सिको को डार्क हॉर्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक उनके पास एक बहुत अच्छा फुटबॉलिंग नेशन है, एक फुटबॉलिंग कल्चर है, उनके प्लेयर्स जाने माने हैं, उनके जो गोलकीपर है गिलेर्मो ओचोआ, वो आपको वर्ल्ड कप के पहले कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे, बट जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है उनका एक अलग ही फॉर्म हमें देखने को मिलता है। और वो पोलैंड के अगेंस्ट भी देखने को मिला था, जिस तरीके से उन्होंने रॉबर्ट लेवेंडोस्की बहुत जाने माने प्लेयर हैं, अभी बारसा के लिए खेलते हैं, उनका पेनल्टी रोका था और वो एक डिसाइसिव पेनल्टी था, क्योंकि उस मैच में 0-0 का स्कोर लाइन था और अगर मेक्सिको वो गोल कंसीड करती तो मेक्सिको के हाथ से वो मैच जाता। तो थोड़ा सा रोहन से बात करते हैं स्केलोनी पर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हेड टू हेड बता देता हूँ। ये दोनों टीमें जब आमने सामने आई हैं, अर्जेंटीना मैक्सिको की अगर हम बात करते हैं, तो अगर 35 गेम्स ही हम निकाल करके देखें एक दूसरे के आसपास, तो अर्जेंटीना को एज है। 16 गेम्स अर्जेंटीना ने जीते हैं, 5 मैक्सिको ने जीते हैं, उसके बाद 14 जो है ऐसे गेम्स रहे हैं जो ड्रॉ रहे हैं। इन टोटल नंबर ऑफ गोल्स जो इसमें लगे हैं वो 34 गोल्स, 34 गोल्स लगे हैं। तो जैसे रोहन बता रहे थे कि जो एज है बेसिकली वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट है, बट वर्ल्ड कप जैसे कॉम्पिटिशन में क्या होता है, कितनी भी बड़ी साइड है, अगर उस दिन आप प्रिपेयर होकर नहीं आ रहे, उस दिन आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो 90 मिनट्स का जो गेम है, सो आप कभी भी नॉकड आउट हो सकते हो। और यही खास बात होती है वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में कि आपको कम बैक करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम देता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे एशियन टीम्स। जो मैं एक रिसर्च कर रहा था उससे मुझे पता चला कि जो 35 या 36 मैचेस का अनबीटन स्ट्रीक थे अर्जेंटीना की, जो टूटी जब सऊदी अरबिया ने इनको हराया, पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप में किसी एशियन टीम से अर्जेंटीना हार गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर। और मैराडोना की बातें लोगों करना शुरू कर दी थी। अगर आप ट्विटर को खगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मैच अर्जेंटीना हारी तो लोगों को याद आने लगे मैराडोना ने कहा कि ऊपर से अगर आके नीचे भी मैराडोना खेलते तो शायद तब भी अर्जेंटीना जीत सकती थी। क्योंकि अर्जेंटीना में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत विविडली फुटबॉल को कवर किया जाता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जो मैराडोना के ऊपर बनी थी, और उस डॉक्यूमेंट्री से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि फुटबॉल इज़ अ वेरी बिग स्पोर्ट इन अर्जेंटीना। और जो उनके रिपोर्टर्स हैं वो भी एक एक चीज़ लिखते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो प्लेयर की या उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, एक एक चीज़ को कवर करते हैं। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन है, जिस पर हमेशा बात की जाती है, वो यही है कि लियोनेल मेसी ने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं जिताया अर्जेंटीना को। अभी रिसेंटली उन्होंने, जैसे रोहन बता रहे थे, कोपा अमेरिका की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अच्छा किया, प्रदर्शन किया और अपनी कप्तानी में जिताया। बट अगेन द पॉइंट इज अनटिल अनलेस वो वर्ल्ड कप नहीं जिताते तो शायद ये हो सकता है उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो, और उनके एंड में एक होती ना कसक रह जाती है एक प्लेयर को कि यार सब कुछ अचीव कर लिया तो लेकिन शायद वर्ल्ड कप नहीं जिता पाया। जैसे तेंदुलकर ने बहुत साल तक इंडिया को सर्व किया, लेकिन वर्ल्ड कप अगर नहीं जिताते तो शायद उनके करियर को कंप्लीट जो सर्कल होता है वो शायद कंप्लीट होकर नहीं निकल कर आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्केलोनी अ लिटिल बिट, उसके बाद दूसरे मैचेस को एनालाइज करते हैं। एज अ कोच कैसे देखते हो आप उनकी टैक्टिक्स को, और अर्जेंटीना की परफॉर्मेंसेस कैसी रही है जब उन्होंने कोचिंग पद संभाला है? 36 गेम्स अनबीटन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने अगर किसी टीम को देखा था 36 या फिर अराउंड 28-25 प्लस मैचेस अनबीटन थी, वो थी इटली। और इटली मतलब इटली का भी पिछले कुछ टाइम से उनका भी कुछ खास नहीं रहा है, बट रॉबर्टो मांचिनी के आने के बाद से उनकी थोड़ी सी किस्मत बदली है। उन्होंने मैचेस अच्छे खेले हैं, उन्होंने डोमिनेंस दिखाया है अपना। और 2018 या 19 से वो लोग अनबीटन थे और मेजर टूर्नामेंट में एंटर कर रहे थे वो उस स्ट्रीक के साथ। यानी आई थिंक यूरोज़ में उन्होंने 7 या 6 मैचेस खेले थे, इंक्लूडिंग द फाइनल्स जहाँ पे वो जीते थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो वो जो रन था वो उनका चलता गया, तो वो वहाँ पे बन गए लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग जिनकी स्ट्रीक है इंटरनेशनल फुटबॉल में। और अर्जेंटीना भी उसी पगार में थी, लेकिन समहाउ वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे लियोनेल स्कलोनी की बात मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से टैक्टिकली चीज़ों को संभाला है, उन्होंने प्लेयर्स को बैक करा है। मैं यहाँ पे बात करूँगा लॉटारो मार्टिनेज की, वो बहुत बड़े एक एक्स फैक्टर बन सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनका पिछला 2-3 साल का रिकॉर्ड इंटर मिलान के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। स्कलोनी आई थिंक मोस्टली 4-4-2 फेवर करते हैं। 4-4-2 बेसिकली आपको फॉर्मेशंस ये है 4-4-2 आपको विड्थ देता है, आपको एक अटैकिंग सेंस देता है, आपको आगे जाने के लिए पुश होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले मैच में शायद 4-4-2 ही था, और हमने देखा था जूलियन अल्वारेज और लॉटारो मार्टिनेज, ये दोनों अप फ्रंट खेल रहे थे अटैकिंग लाइन में। और मेसी के पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 सबसे खास चीज़ें, उनका एक प्ले मेकिंग रोल जो है और उनका एक फिनिशिंग एबिलिटी जो है। पहले मैच में उन्होंने एक गोल मारा लेकिन वो ऑफसाइड हो गया। तो आई थिंक इस मैच में स्कलोनी को ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपना लिंकअप बिठाते हैं प्लेयर्स के साथ,
ताकि वो जब अपोजिशन डिफेंस में पेनिट्रेट करेंगे तो वो पेनिट्रेशन उनको देखना पड़ेगा कि बार बार वो ऑफसाइड वाला ट्रैप ना बिछाए, क्योंकि मेक्सिको तो ऐसा करेगी। मेक्सिको पिछले मैच में आई थिंक उन्होंने डिफेंसिवली बहुत अच्छा करा था, उन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स रोके थे। स्पेशली यहाँ पे अलेक्सिस वेगा नाम के एक प्लेयर है मेक्सिको में, जिन्होंने शायद उस मैच में सबसे ज़्यादा शॉट्स मारे थे, यानी पोलैंड और मेक्सिको के दोनों प्लेयर्स के हिसाब से ज़्यादा अलेक्सिस वेगा ने शॉट मारे थे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मेक्सिको फुल डिफेंसिव मोड में रहेगी और देखना पड़ेगा कि स्कलोनी किस तरीके से अपने फॉर्मेशन में ट्वीक करते हैं, किस तरीके से अपने लिंकअप प्लेज स्विच प्लेज ये सब फॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि मेक्सिको इनके पास जोश है और इन्होंने पिछले आई थिंक 2004 से कोई अर्जेंटीना के अगेंस्ट मैच नहीं जीता। और लास्ट के अगर हम 3 मैचेस की अगर हम बात करें तो 1930 में जो पहला वर्ल्ड कप था उसमें मेक्सिको हारी थी 6-3 से। 2006 के वर्ल्ड कप में जहाँ जर्मनी में खेला गया था उस टाइम पे भी 2-1 से हारी थी, और 2010 के वर्ल्ड कप में 3-1 से हारी थी। तो लक उनके फेवर में नहीं है, ना ही रिकॉर्ड्स उनके फेवर में है, बट जो उनके हाथ में है और वो मतलब सऊदी अरेबिया से सीख ले सकते हैं। और स्कलोनी को देखना पड़ेगा अगर वो मतलब अपना अप्रोच किस तरीके से बदलते हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात होती है वर्ल्ड कप की तो यही होता है कि जो अंडरडॉग्स एज सच कोई टर्म्स होता नहीं, क्योंकि अगर आप बिलीव करोगे कि मैं जापान के भी प्लेयर का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, उन्होंने कहा कि जब वो आए खेलने तो जो जर्मन फैंस थे, जर्मन ऑडियंस थे, वो ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने गोल से हराया जाएगा जापान को। तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, और मुझे लगता है कि जो बेस्ट मोटिवेशन चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने रिजल्ट से आप डिलीवर करके दें रादर देन बातें की आप यहाँ पर। सो 3-4 मैचेस और हैं जिसको एनालाइज कर लेते हैं रोहन। इंग्लैंड यूएसए की बात करेंगे, एक साथ ही बात कर लेते हैं, नीदरलैंड्स इक्वाडोर की बात कर लेते हैं, उसके बाद फ्रांस ऑस्ट्रेलिया है उस पर बात करेंगे, और कतर सेनेगल पर बात करते हैं। इन चारों मैचेस में क्या इंटरेस्टिंग आपको दिखा, थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज कर पाए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड और यूएसए। इंग्लैंड और यूएसए का जो फिक्सचर था वो काफ़ी रीज़न से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सचर था दोनों टीम्स के लिए। फर्स्टली यूएसए ने अभी तक ये जो कल रात को हमारा मैच हुआ था ग्रुप आई थिंक ग्रुप बी का मैच था, तो वो यूएसए और इंग्लैंड के बीच में तीसरा मीटिंग था वर्ल्ड कप में, जिसमें से यूएसए अभी भी अनबीटन है। और ये बात शॉकिंग है क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं इंग्लैंड के पास कितना ज़्यादा फायर पावर है फुटबॉल के हिसाब से, और यूएस अभी भी शायद डेवलपिंग स्टेजेस में ही है। लेकिन 2000 आई थिंक 1950 में उनका पहला जो मैच था, यूएस नॉट पहला बट बहुत एक फेमस सा मैच था, उसमें लाइक यूएसए के जो प्लेयर्स थे वो सारे पार्ट टाइम जॉब्स करते थे, और वो पार्ट टाइम जॉब करते करते इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने आए और उन्होंने 1-0 से अपना पूरा मैच अपने फेवर में करा था। खैर वो अलग बात है, बट यूएसए का बेस्ट जो फिनिश है वो सेमीफाइनल तक का है। और कल का जो मैच मैंने देखा वो मतलब ऐसी भिड़ंत थी कि 2 सिमिलर टाइप के सिस्टम्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सिस्टम्स दिखे। और जब उनके पास इंग्लैंड के पास काफ़ी मौके थे, बट फर्स्ट हाफ में आई थिंक 12 से 13 मिनट तक इंग्लैंड थी, मैच में इंग्लैंड बनी हुई थी, बट 12 से 13 मिनट के बाद जो यूएसए ने ट्रांजिशन दिखाया, जो उन्होंने स्पेसेस निकाली, थोड़ा डिसीव करा इंग्लैंड को, थोड़ा उनको फ्रस्ट्रेट करा, और इंग्लैंड फर्स्ट हाफ में 1 या 2-0 अप हो सकती थी अगर वेस्टन मैकिनी, क्रिश्चियन पुलिसिच इन्होंने अपना चांसेस फिनिश किया होता। तो आई थिंक अभी तक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग गेम्स मुझे दिखा यूएसए और इंग्लैंड के बीच में। और आई थिंक वो यूएसए की जो टीम थी वो बहुत, और अभी भी उनके पास रेजिलियंस है, उनके पास वो फियरलेस वाला फैक्टर है, काफ़ी यंग टीम है। और इस टूर्नामेंट में दे आर आई थिंक द सेकेंड यंगेस्ट टीम, क्योंकि जितने प्लेयर्स हैं दे आर जस्ट ओवर 20। और यूएसए जैसे हम बात कर रहे हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता इन टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, बट यूएसए की जो टीम है अगर आप डिफेंस में देखें उनके पास कल एंटनी रॉबिन्सन खेल रहे थे जो कि इंग्लैंड में क्लब फुटबॉल खेलते हैं, क्रिश्चियन पुलिसिच बहुत बड़े नाम है एक यूएसए के, चेल्सी के लिए खेलते हैं, वेस्टन मैकिनी यूवेंटस के लिए खेलते हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। 2-3 और प्लेयर्स है, एक आई थिंक नाम भूल रहा हूँ, लीड्स यूनाइटेड के लिए भी खेलते हैं उनके प्लेयर्स, तो उनको इंग्लैंड की इंटेंसिटी पता है। तो आई थिंक कल अगर यूएसए ने रोका इंग्लैंड को, तो वो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाज कि प्रीमियर लीग में उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रीमियर लीग बहुत फास्ट पेस्ड है। और जिस तरीके से मैंने कल गैरेथ साउथगेट की टीम को खेलते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि वो गोल मार सकते हैं, वो गोल्स के लिए जा रहे थे, बट कॉन्स्टेंटली उनका जो डिफेंसिव यूएसए का जो डिफेंसिव फायर पावर था
उन्होंने कॉन्स्टेंटली उनको ब्रेक करा, और कहीं ना कहीं आई थिंक गैरेथ साउथगेट ने एक दो मिस्टेक्स करी वहाँ पे। फॉर एग्जांपल उन्होंने फिल फोडन को नहीं उतारा, उन्होंने अपने जो दो सब्स्टिट्यूशंस थे उनमें से एक थे जैक ग्रिलिश, और आई थिंक एक और हो सकते हैं शायद जॉर्डन हेंडरसन, जॉर्डन जो कि मिडफील्डर है, और स्टर्लिंग को रिप्लेस करा था ग्रिलिश ने। तो आई थिंक यहाँ पे फिल फोडन आ सकते थे। फिल फोडन अगर आते तो उनको एक क्रिएटिविटी मिलती फ्लैंक्स में, क्योंकि वो रन्स अच्छा लेते हैं, उनको पता है कि क्या करना है उन्हें, और ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में वो काफ़ी बार रहे हैं। अगर हम पिछले बार मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आई थिंक एस्टन विला का मैच देखे, तो उसमें मैन सिटी 2-0 ट्रेल कर रही थी और वो फाइनल मैच था। फिल फोडन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला था उनमें, क्योंकि वो हारते हुए जीत गए थे। तो आई थिंक फिल फोडन को ना उतारना, और आई थिंक समहाउ मार्कस रैशफोर्ड भी आए थे और बुकायो साका कल चले नहीं। रहीम स्टर्लिंग ने उनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मुझे लगी, बट अदरवाइज यूएसए वर्सेस इंग्लैंड वाज वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से। ऑल्सो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट हमने एनालाइज कर लिया, सेनेगल पर थोड़ी सी बात कर लेंगे जाते जाते, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो ईरान और वेल्स का भी मैच हुआ उसकी स्टार्ट्स में थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। उसका थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि रोहन सेनेगल को एनालाइज कर लें, और उसके बाद तो हम ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस करते रहेंगे आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो इससे पहले कि थोड़ा सा सेनेगल पर बात करें और आज की डिस्कशन को विराम दे, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ ईरान और वेल्स के बीच में जो मैच हुआ। आपको थोड़ा सा स्टैट्स में यहाँ पर बताता हूँ कि मैच में हुआ क्या। वेल्स जो थी वो मैच हार गई, 2-0 से हारी वो, और ईरान ने मैच जीता। लेकिन कुछ परसेंटेज, कुछ स्टैट्स मैं आपको बताता हूं कि क्या किसकी तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी था, क्या था रिकॉर्ड स्टैट्स क्या कह रहे थे, और इवेंचुअली ईरान ने किस तरह का गेम प्ले खेला वहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो पोजेशन की बात आती है, जो बॉल पोजेशन की बात करते हैं, वो जो था वो वेल्स ने 62% रखा था अपने पास, और 38% था वो ईरान के पास था। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है सबसे पहले तो। उसके बाद अगर आप गोल्स देखते हो तो आपको पता है कि ईरान ने 2 गोल किए और वेल्स के गोल नहीं हो पाए। फाउल अगर आप देखते हो तो ईरान के 10 फाउल थे और वेल्स के 9 फाउल थे यहाँ पे, और इसके साथ साथ आप येलो कार्ड देखेंगे तो ईरान के प्लेयर को 2 येलो कार्ड मिले और वेल्स के प्लेयर को 1 येलो कार्ड मिला। रेड कार्ड कोई भी नहीं था ईरान में, लेकिन वेल्स में 1 रेड कार्ड मिला। उसके बाद ऑफ साइड्स अगर आप देखते हैं तो दोनों टीमों की 2-2 ऑफ साइड्स लगे मैच में। उसके साथ साथ मैं आपको कॉर्नर किक बता देता हूँ, जो कि ईरान की 7 लगी है और वेल्स की 2 लगी है। और शॉट्स ऑन टारगेट की अगर हम बात करते हैं, शॉट्स के सिंपली अगर हम बात करें तो शॉट्स 21 शॉट्स जो थे वो ईरान की तरफ से आए और 10 शॉट्स आए आपकी वेल्स की तरफ से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑन टारगेट शॉट्स देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो 6 ऑन टारगेट शॉट्स थे ईरान के और 3 ऑन टारगेट शॉट्स जो थे वो वेल्स के थे। जिसकी वजह से आप पूरा एनालिसिस जब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ईरान ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है, बिकॉज बॉल पोजेशन की जो एबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेल्स के पास 62% थी और 38% ईरान के पास थी, और उसके बाद मैच जीतना एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और वेल्स की टीम ज़्यादा, ऐसा नहीं कह सकता कि ईरान की टीम हल्की थी, बट वेल्स की टीम ज़्यादा फेवरेट्स थी और उस टीम को इन्होंने हराया। इसका मतलब यह था कि टैक्टिकली अगर आप देखेंगे या आप माइंड सेट की बात कर लें या आप उनके गेम प्लान की बात कर लें, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर लग रही थी ईरान की टीम एज कम्पेयर टू वेल्स। तो ग्रुप्स का मैं एक स्टैंडिंग्स थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये तो सबको पता है क्या सीन है, लेकिन अर्जेंटीना वाला जो ग्रुप है यानी ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अब सारा दारोमदार आ चुका है। अब देखना अर्जेंटीना अगला मैच जीत के पहुंचती कि नहीं पहुंचती। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन को एंड करें, मैं चाहता हूँ रोहन थोड़ा सा जल्दी से हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। सेनेगल की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप में? सेनेगल वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस बोल सकते हैं। कल के मैच में मैंने जो देखा वो था, आई थिंक मैच में अगर उनको किसी ने बना के रखा तो वो उनके गोलकीपर एडवार्ड मेंडी। उन्होंने 5 सेव्स करे, 5 या 4 सेव्स करे, उसमें से 2 बहुत क्रूशियल थे, मतलब ऑलमोस्ट वो गोल हो जाते, बट आई डोंट नो उन्होंने कैसे करा, कैसे पुल ऑफ करा वो चीज़। और अगर हम कतर की बात करें तो कतर स्टार्टिंग से ही थोड़ा बैकफुट पे चल रही है। वो 5-3-2 के फॉर्मेशन से आ रही है। 5-3-2 फॉर्मेशन बेसिकली आपको डिफेंसिवली थोड़ा साउंड, डिफेंसिवली थोड़ा स्ट्रांग बनाता है, और आई थिंक कतर कुछ ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चली गई। तो पहले ऐसे होस्ट नेशन है जो सबसे ज़्यादा, यानी चुटकियों में उन्होंने मतलब अपना वर्ल्ड कप जर्नी शुरू करा और चुटकियों में उनका वर्ल्ड कप जर्नी खत्म हो गया। तो दे आर द फर्स्ट होस्ट नेशन टू लूज देयर ओपनिंग 2 मैचेस एंड विद इन 6 days, विद इन 6 लिटरली 6 दिन में उन्होंने अपना पूरा अपना वर्ल्ड कप का सफ़र उनका ख़त्म हो चुका है। और उनका लास्ट मैच मेरे हिसाब से आई थिंक नेदरलैंड्स के साथ है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2-3-0 अब आराम से नेदरलैंड्स जीत सकती है, टॉप ऑफ द ग्रुप रह सकती है। और अगर हम सेनेगल की बात करें तो ये उनका पहला
पहली विक्ट्री थी उनकी 2022 वर्ल्ड कप में। और इससे पहले के जो उनके वर्ल्ड कप के जो जर्नीज रहे हैं उसमें हर ग्रुप स्टेजेस में बस उन्होंने एक एक मैच जीता है। 2002 में उन्होंने फ्रांस के साथ जीता था, और 2018 में पोलैंड, और 2022 में कतर, यानी सिर्फ तीन ग्रुप स्टेज विन्स है सेनेगल के नाम। और सेनेगल ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कि उन्होंने एक गोल से ज़्यादा के मार्जिन से मैच जीता। यानी इससे पहले जब उन्होंने मेरे हिसाब से 2 या 3 गोल्स मारे थे तब भी वो ड्रॉ हुआ था, और वो भी शायद फ्रांस या किसी टीम के साथ था। 3-3 का स्कोर लाइन था। और 1996 से ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो 2 टीम्स खेल रही है वर्ल्ड कप में। 1966 की बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। 1966 से बेसिकली रिकॉर्ड्स रजिस्टर होना स्टार्ट हुए थे, उसके पहले रिकॉर्ड्स नहीं बनते थे, यानी मतलब रजिस्ट्रेशन कोई ऐसा था नहीं। तो तब से लेकर अब तक किसी वर्ल्ड कप मैच में दोनों टीम के गोलकीपर्स ने एक एक चांस बनाया था। उस साइड से, कतर के साइड से मिशाल बरशाम ने एक चांस बनाया था, और उस साइड से यानी सेनेगल के साइड से एडवर्ड मेंडी ने एक चांस बनाया था गोल के लिए। यानी चांस यानी एक बॉल दी थी आगे के लिए, अपॉर्चुनिटी चांस क्रिएट करी थी। और लास्ट सेनेगल के पास जो एक बहुत अच्छा उनका एक जो फेवर हो रहा है इस वक्त की, उन्होंने जब भी उन्होंने पहले गोल करा है, व्हेनेवर दे हैव ओपन द स्कोरिंग, उन्होंने कभी मैच नहीं हारा है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनका लास्ट मैच आई थिंक इक्वाडोर के साथ है। हाँ, माने नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो लास्ट मैच है इक्वाडोर के अगेंस्ट वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इक्वाडोर they are not ready to let it down, they are not ready to give it up like that। क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर है एनर वेलेंसिया, उन्होंने अपने पिछले 6 इक्वाडोर के मैचेस में सिर्फ उन्होंने ही गोल्स मारे हैं, और सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को विक्ट्री की तरफ लेके गए हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट मैच उनके लिए बहुत क्रूशियल है, बट आई स्टिल थिंक कि नेदरलैंड्स और इक्वाडोर इस ग्रुप से आगे जा सकते हैं। रेस्ट अपसेट्स का मौसम है, अपसेट्स जैसी चीज़ें हो रही है, बाकी हम देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि बहुत सारी टीमें जो है वो अच्छा खेल रही है, बहुत सारी जो बड़ी टीमें वो अच्छा नहीं खेल पा रही, बिकॉज प्रेशर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो स्पोर्ट्स में आपको पता है कि बहुत काउंट करती है। इसी तरीके से आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। देखना होगा कि कौन कौन सी रिस्पेक्टिव 2-2 टीमें जो है यहाँ से निकल कर आती हैं, यानी कि 16 टीम्स कौन होती है, राउंड ऑफ 16 में कौन पहुँचता है। हमारी अपडेट बनी रहेगी आपके साथ। आपसे सिर्फ इतना ही वादा है कि आप अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा, बिकॉज फीफा का जो डिस्कशन है, जो फीफा वर्ल्ड कप का, उसका जो परसेप्शन है वो अलग तरह की डिस्कशन हम लेकर आ रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ गेम को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टार्ट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी टीम अच्छी और कौन सी टीम अच्छा कर सकती है। उम्मीद है कि डिस्कशन आपको पसंद आएगी। जाते जाते सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी फीफा की अगली डिस्कशन में। थैंक यू फॉर नाउ।